नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने के बाद गुरुवार को अपने दिल्ली आवास पर जम्मू कश्मीर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ 3 घंटे तक बातचीत की। बैठक में कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री समेत कुल 14 नेता शरीक हुए। जोर कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने पर रहा। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दिल्ली और दिल्ली के बीच की दूरी कम करने की बात कही। हालांकि इस जज्बाती लाइन के अलावा जो ठोस राजनीतिक पहलकदमियां बैठक से निकलती दिखी, उनमें 3 बातें हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बहाल होगा। राज्य में परिसीमन के बाद ही फिर से चुनाव होंगे। राज्य को लेकर हर फैसला संविधान के दायरे में होगा। गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध है स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध है। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतजार है और इसका विलंब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन खत्म हो जाएगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने साफ किया कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। बेशक से वो इसका लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से वजीर आजम साहब को और सबको कहा कि जहां तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहां पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी दोहराया कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। उधर बीजेपी और सरकार से जुड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री की पहल की बात की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए वह कार्य करेंगे जो करना अति आवश्यक है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। कश्मीर के जख्म बड़े हैं, जिन्हें लगातार राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली से भी भरा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो जानकारी सभी नेताओं के साथ साझा की गई, उसके मुताबिक 40 लोग थे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी थे, उन्हें रिहा किया जा चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो सभी केसेस को, जो पुराने हैं और जो नए हैं, उन्हें रिव्यू करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, इंडिया टीवी इंडिया के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक के बाद ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा हुई। परिसीमन की कवायद और शांतिपूर्ण चुनाव, संसद में किए गए वादे के मुताबिक राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मील का पत्थर है। तो जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में पीएम मोदी ने दिल्ली और दिल की दूरी को खत्म करने की बात की। इस बारे में जब पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक मुलाकात से ऐसा नहीं होता, फिर से विश्वास कायम करने में वक्त लगेगा। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? एक मुलाकात से ना दिल की दूरी दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा, जो
एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। अब खबर बंगाल से। बंगाल के वीरभूम जिले में 150 बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। जब ये कार्यकर्ता शामिल हुए तो उन्हें स्प्रे मारकर सैनिटाइज किया गया। कहा गया कि मकसद बीजेपी का कीड़ा निकालना था। वीरभूम के इस्लाम बाजार ब्लॉक में करीब 150 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर जब टीएमसी में शामिल हुए तो ये नजारा देखने को मिला। शुद्धिकरण करने के नाम पर सबके ऊपर इस तरीके से सैनिटाइजर छिड़का गया और पार्टी का झंडा इनको पकड़ाया गया। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीजेपी के वायरस को खत्म किया जा सके। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण के खिलाफ कर्मचारी जो हैं वो सड़क पर हैं। अब फैक्ट्री बोर्ड के तीनों फेडरेशन ने रक्षा मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार निगमीकरण के अपने फैसले को नहीं बदलती है तो कर्मचारी 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और यूपी से उड़ीसा तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में हर सुबह ऐसे ही प्रदर्शन चल रहे हैं। कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण के खिलाफ हैं। उनमें तरह तरह के अंदेशे हैं और उतनी ही नाराजगी भी। सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में सुबह नारा दे रहा है। कारपोरेशन खिलाफ में लड़ना शुरू हो गया। कानून का समय 144 सेक्शन भी है, फिर भी लड़ना जरूरी है, जीना जरूरी है, नौकरी बचने के लिए करना भी जरूरी है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। यहाँ हथियार बनते रहे हैं। इन्हें एक बोर्ड चलाता है, लेकिन सरकार इन्हें अब 7 कॉरपोरेशन में बदलने जा रही है। इसे निजीकरण की ओर पहला कदम माना जा रहा है। इन फैक्ट्रियों में तीनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडिया नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संगठन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है कि ये फैसला वापस हो। 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की बात है। हमने तय किया सामूहिक रूप से कि हम 19 जुलाई से हम हड़ताल पे जाने वाले हैं। एक बड़ी चुनौती है। लोगों के मन में ये विश्वास भी बनाए रखना होगा कि सरकार के सामने हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, उनके किसी भी दबाव में हम झुकने वाले नहीं हैं। 16 जून को कैबिनेट ने इन फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट बनाने का फैसला किया। अब ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ काम कर रहे करीब 74,000 कर्मचारियों का क्या होगा। यही नहीं, देश की रक्षा तैयारियों का क्या होगा। इस फैसले के तत्काल बाद फैक्ट्रियों के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सरकार ने ये देश के सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। सरकार जो आयुध निर्माणियाँ, आज 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, करगिल का युद्ध हो, चाहे हमारे आतंकवादियों से हमारे जवान रोज 2-4 होते हैं, हम उनको साजो सामान बना कर देते हैं, जूते से लेकर टैंक तक का उत्पादन हम करते हैं। लेकिन सरकार छीनना चाहती है इस काम को। सरकार विदेशी पूंजीपतियों को देना चाहती है। सरकार हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बताना चाहते हैं हम न डरे हैं, न डरेंगे, न झुके हैं, न झुकेंगे। सरकार की दलील है कि निगमीकरण से सामान की क्वालिटी और समय पर सेना को आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन इन कर्मचारियों का मानना है कि ये न तो देश हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में। सरकार इन कारखानों का आधुनिकीकरण करे तो बात बने। निगमीकरण कर्मचारियों को असुरक्षित बनाएगा और कामकाज के माहौल पर भी असर डालेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कोरोना की करते हैं और आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना की क्या स्थिति है। पिछले 24 घंटे में यहां पर कोरोना वायरस के 9,844 नए केस सामने आए हैं और बुधवार की तुलना में 222 केस
कम जरूर हुए हैं, लेकिन मौत के मामलों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 197 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दर अब 4.23% है। हालांकि राज्य में अब भी 1,21,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में 789 नए मामले आए हैं, जबकि 10 लोगों की यहां पर मौत बीते 24 घंटे में हुई है और मुंबई में संक्रमण दर 2.2% है, जबकि रिकवरी रेट 95% है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के म्यूटेशन का डेरा आखिर क्यों बना हुआ है? क्यों महाराष्ट्र में ही हर वेरिएंट सबसे पहले दिखता है? कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी सबसे पहले यही मिला था और डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते महाराष्ट्र अब हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में मामले ज्यादा होने या नए वेरिएंट के पहले वहां पाए जाने के पीछे की वजह तलाशती हुई हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र से ही क्यों होती है म्यूटेशन की शुरुआत? घातक वेरिएंट की खोज सबसे पहले महाराष्ट्र में ही क्यों? पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट B16172 का पहला मामला सामने आया था। दूसरी लहर के लिए इसे ही जिम्मेदार माना जाता है। म्यूटेशन पर अध्ययन के लिए नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 733 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि वायरस 47 बार म्यूटेट हो चुका है। 15 मई के बाद महाराष्ट्र ने कुल 7,500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे और महाराष्ट्र के इन्हीं सैंपल से 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट मामलों की पहचान हुई है। देखते ही देखते डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। डेल्टा प्लस के भी 2 वेरिएंट बताए जा रहे हैं, जिसे AY1 और AY2 नाम दिया गया है। महाराष्ट्र और मुंबई कोविड टास्क फोर्स इसके अलग अलग कारण समझने की कोशिश कर रही है। टास्क फोर्स के मुताबिक महाराष्ट्र अकेला राज्य है जो अपने 36 जिलों में से प्रत्येक से लगभग 100 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहा है, इसलिए म्यूटेशन की पहचान आसान होती है। फिलहाल 1,21,859 एक्टिव केस देख रहे महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या शुरुआत से ही ज्यादा रही है। लंबे वक्त तक मरीजों में वायरस की मौजूदगी भी म्यूटेशन में मदद करती है। भारी संख्या में और लगातार विदेशी यात्रियों की आवाजाही, तटीय राज्य होने के कारण जारी समुद्री कारोबार, जनसंख्या घनत्व और मौसम जैसे अलग अलग फैक्टर्स कारणों की लंबी सूची में शामिल हो सकते हैं। कि महाराष्ट्र जो है ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड और प्रगतिशील स्टेट है। मुंबई और आसपास का इलाका जो है इसका फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, तो स्वाभाविक है कि लोग जो है मुंबई में आना जाना इनका बहुत ज्यादा लगा रहता है दूसरे स्टेट से भी, और इस वजह से जो है कि पेशेंट्स भी आ सकते हैं और स्ट्रेन में जो है म्यूटेशन हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र एकमेव अभी राज्य है जो कि हर महीने 100 सैंपल्स हर डिस्ट्रिक्ट से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ले रहे हैं, और इस वजह से है हम लोग जो है वो एक्चुअली ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको पकड़ पाए। सरकार के कई बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट से जुड़े रहे वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह और बीएमसी कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली ने समुद्री कारोबार, नमी भरे मौसम जैसे कई फैक्टर को म्यूटेशन का कारण माना है। तो केसेस भी सबसे ज्यादा हमेशा सबसे पहले महाराष्ट्र में आता है, केरला में आता है, फिर गुजरात और फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। बाकी जो मौसम का इफेक्ट है, डेफिनेटली मौसम जैसे पहले हमारे यहाँ पे रहता है, उसके बाद में जैसे बारिश पहले यहाँ आ रही है उसके बाद बाकी कंट्री में आती है, या पहले जैसे गर्मी वगैरह है यहाँ होती है, बाकी सब जगह होती है। ये बेसिकली थोड़ा सा मुझे पोर्ट वगैरह का रीजन लगता है, प्लस यहाँ एंट्रीज जो होती है सबसे ज्यादा एंट्री पॉइंट केरला और महाराष्ट्र में है, तो इसकी यही मुझे सबसे बड़ी मुख्य वजह लगती है कि यहाँ पहले आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। एयर रूट मुंबई महाराष्ट्र का है, प्लस पॉपुलेटेड कंडीशन ऑफ दिस सिटी का। सेकंड, जो सी रूट अगर हम बात करें तो बहुत सारे फॉरेनर्स या फॉरेन से गुड्स और सप्लाई सी रूट से आते हैं, और अगर हम मिडिल ईस्ट को जोड़ते हैं कि मिडिल ईस्ट से कोई भी कनेक्शन मुंबई के थ्रू आती है। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस हमको महाराष्ट्र मुंबई में मिला था, क्योंकि वो भी केस दुबई के थ्रू आया था। तो दीज आर द 3-4 फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, महाराष्ट्र के थ्रू हो रहा है। म्यूटेशन के कारणों की पड़ताल जारी है। तीसरी लहर की तारीख तय नहीं, पर आने का अंदेशा कायम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।
नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। गूगल के साथ हमारी इस खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब संक्रमित लोगों की संख्या कम होने लगी है, लेकिन साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए सावधानी के साथ जरूरी है कि आप वैक्सीन भी जल्द लगवाएं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को इस दौरान एक और समस्या म्यूकरमाइकोसिस से भी दो चार होना पड़ा। ऐसे में इस म्यूकरमाइकोसिस को भी समझना जरूरी है। इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे ब्लैक फंगस से आप बचाव अपना कर सकते हैं, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास भाटिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स पीबी नगर हैदराबाद से। डॉक्टर विकास, बहुत स्वागत है आपका। ये जो म्यूकरमाइकोसिस की समस्या लोगों ने देखी है कोरोना से, खासकर जो ठीक हुए हैं उन लोगों में, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे हम कि एक तो इससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, दूसरा आप कैसे ये पता लगाएं कि आपके अंदर जो है ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। नमस्कार। पिछले कुछ समय से म्यूकरमाइकोसिस के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, और क्योंकि ये कोविड के वक्त में ये बीमारी बहुत मरीजों में देखने को पाई गई, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी है क्या और ये इसके क्या लक्षण हैं। ये बीमारी आमतौर से उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाए या पहले से कम हो, तो जिन लोगों में कम रहती है उन लोगों में कभी कभार रेयरली ये डिजीज होती है। लेकिन क्योंकि कोविड के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि जिसके अंदर लोगों को या तो डायबिटीज थी, या जो लोग बहुत समय से कुछ स्टेरॉइड्स ले रहे थे, या जिनकी इम्यून सिस्टम में कमी आई, उनके अंदर जो है लड़ने की शक्ति जो है कम हो जाती है। और ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस के नाम से जो आमतौर से हम इसको जानते हैं, इसके अंदर में कुछ चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। टेक्निकल बात करें तो इसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल, यानी कि ये नाक का एरिया, नेजल एरिया, आंख का एरिया और ब्रेन का, दिमाग का एरिया, इसके इन शरीर के इस भाग को ये सबसे शुरू में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो जिस जगह पे ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है उसी के अनुसार उसके चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। ये उन मरीजों में हो सकता है जिनको अभी कोविड की बीमारी है, उनमें भी हो सकता है जो कोविड से ठीक हो गए हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं या उससे रिकवर हो रहे हैं। तो इसका डॉक्टर विकास, जो लोग, क्योंकि हमने देखा कोरोना में ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें लक्षण जो है वो नहीं होते या फिर वो घर पर ही ठीक भी हो जाते हैं, तो क्या उन लोगों में भी इसका खतरा होता है? जी, जिनके अंदर ये इम्यूनिटी कम हो जाए या उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हों लंबे समय से, या डायबिटीज हो, या उनका इन जनरल इम्यूनिटी कम हो, तो अगर वो घर पे भी हैं तो उनमें भी हो सकता है। लेकिन ये पाया गया कि जो लोग ज्यादा लंबी बीमारी से जैसे आईसीयूज वगैरह में थे, उनमें कुछ ज्यादा पाया गया। तो इनके जो चिन्ह शुरू में देखने को मिलते हैं वो ये है कि बुखार हो जाता है, और शुरू में नाक जो है वो लगता है कि ब्लॉक हो गया और डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, और कभी कभी ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आता है, जिसकी वजह से हम इसको आमतौर से इस नाम से बोलते हैं कि ये ब्लैक फंगस है। वहां दर्द हो जाती है, चेहरे पे सोजिश आ जाती है। अगर ये साइनस का एरिया इफेक्ट हो तो वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें सोजिश और पेन और उसमें महसूस होती है, नमनेस आ जाती है, और सिर दर्द हो जाता है, चक्कर आते हैं। और अगर ये और फैल जाए तो ऊपर का ये जो जॉ है, ऊपर वाला एरिया, इसमें भी ये असर करता है। तो दांत में दर्द हो जाता है, दांत गिर भी जाते हैं, और अगर ये और फैल जाता है तो ये आंख तक पहुंच जाता है, तो उसके हिसाब से देखने में तकलीफ होती है। कभी कभी दो चीजें दिखती हैं, दिखना बंद हो जाता है, और अगर ये बीमारी दिमाग में चली जाए तो उसके हिसाब से उसके चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इसको हम समझना चाहें इस हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामले जो हैं कोरोना के मरीजों में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आम बीमारी नहीं है ये, इसका खतरा हर किसी को नहीं होता है, तो इसका बचाव अगर हम देखें कैसे आप खुद को इससे बचा सकते हैं, तो अगर आप संक्रमण से खुद को बचा सकें कोरोना के, तो कुछ हद तक आपको इससे भी बचाव हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में आप ना पहुंचे। जी, ये आपने बिल्कुल सही बताया कि ये बीमारी आम तौर से नहीं होती है। हम इसके बारे में बहुत ही कभी कभार इस तरह के मरीज आते हैं, लेकिन इस स्थिति में ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं तो हम इससे भी किसी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इस बात को देखिए कि जो हम
कोरोना के लिए भी बोलते हैं कि मास्क लगा के लगाना है, रहना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वैसे तो नहीं होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में, लेकिन ये है कि मास्क लगाएं, जिससे कि इसके ये आता कैसे है शरीर के अंदर, ये जो फंगस है इसके स्पोर होते हैं, तो ये जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ अंदर चला जाता है और ये शरीर में जाने के बाद अपना ये इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से चिन्ह ये सारे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है कि हमने मास्क को लगा के रखना है, जो कि हम कोविड में भी हमेशा ही बोलते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और कई लोग अपने आप शुरू कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि इसको खाने से कोविड नहीं होगा, तो ऐसा ना करें। जब डॉक्टर्स थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर विकास, जरूरी यही है जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि सावधानी एक तो जरूरी है, और दूसरा अगर आप कोरोना से अपना बचाव कर लेंगे तो आप बहुत सारी स्थितियों से बच जाएंगे। तो जरूरी है कि आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए और वैक्सीन आप जितनी जल्दी हो सकता है लगवाइए, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें ऐसी स्थितियों से। डॉक्टर विकास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। बंगाल के बीरभूम जिले में 150 बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए, और जब ये कार्यकर्ता शामिल हुए तो उन्हें स्प्रे मारकर सैनिटाइज किया गया। कहा गया कि मकसद बीजेपी का कीड़ा निकालना था। बीरभूम के इलाम बाजार ब्लॉक में करीब 150 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर जब टीएमसी में शामिल हुए तो ये नजारा देखने को मिला। शुद्धिकरण करने के नाम पर सबके ऊपर इस तरीके से सैनिटाइजर छिड़का गया और पार्टी का झंडा पकड़ाया गया। टीएमसी की ओर से कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि बीजेपी के वायरस को खत्म किया जा सके। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में तेजी लाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली। ये किसान सहारनपुर से चलकर मुजफ्फरनगर पहुंचे और यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों का स्वागत किया। इसके बाद मुजफ्फरनगर से भी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए और इसके बाद ये सभी लोग मेरठ टोल प्लाजा पहुंचे। आज ये सभी किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के करीब से एनसीबी ने 56 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत 250 करोड़ रुपए है। ये हेरोइन पाकिस्तान से पीवीसी पाइपलाइन के जरिए सीमा तक लाई गई थी। हेरोइन भेजने वाले शख्स का नाम मलिक चौधरी है। वो लाहौर का रहने वाला बताया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया। यहां के छपरा शहर के एक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवाने गए एक युवक को नर्स ने खाली इंजेक्शन ही लगा दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए उस नर्स को वैक्सीनेशन के काम से हटा दिया। साथ ही विभाग ने नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब वक्त है आपको टॉप न्यूज के बारे में बताने का। वो खबरें जिन पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे यूट्यूब पेज पर जाकर। तो आज की जो टॉप न्यूज है उसमें परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी बोले हैं। और सैनिटाइजर से शुद्धिकरण के बाद 150 बीजेपी कार्यकर्ताओं की तृणमूल में घर वापसी हुई। और तेजस्वी ने चिराग की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती आरजेडी मनाएगी। और ट्विटर इंडिया के हेड को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गाजियाबाद थाने में पेशी नहीं होगी उनकी अब। और अगले महीने 2 बच्चों का कानून जो है वो असम सरकार लेकर आ सकती है। इन खबरों में जो भी खबर आप विस्तार से आज पूरे दिन एनडीटीवी इंडिया पर देखना चाहते हैं उस पर अपनी राय हमें दे सकते हैं यूट्यूब पेज पर जाकर। एक मशहूर शेर है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसे सही साबित किया है बाल मजदूर रहे मल्लेश्वर राव ने,
जो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन हालात के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके, मेहनत की, पढ़ लिखकर इंजीनियर बने। कोरोना महामारी ने इन्हें कोरोना योद्धा बना दिया, जिन्होंने हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूरों को खाना मुहैया कराया। दूसरी लहर में ऑक्सीजन और लोगों का इलाज करवाकर इन्होंने कई जिंदगियां बचाई। रिपोर्ट आप देखिए। मेरा नाम मल्लेश्वर राव डोंट वेस्ट फूड। एक्चुअली मैं पहले लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा हूँ। होटल्स पार्टीज में जो खाना बच जाता है ना, वो खाना लेके जाकर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। माई बैकग्राउंड इज़ वेरी पुअर, माई पेरेंट्स आर रिलेटेड एंड दे आर वेरी डेली लेबर्स लाइक कैटरिंग बॉय। आई एम वर्क टू कंस्ट्रक्शन साइट्स डिफरेंट एरियाज। 2020 में तो लॉकडाउन हो गया, तो लास्ट टाइम क्या ज़रूरत थी, सब लोग माइग्रेंट्स रोड में जा रहे थे, उनको खाना और रेशन की वही ज़रूरत थी, वो पूरा किए थे। 2021 लॉकडाउन में या सेकेंड वेव में लोगों को ऑक्सीजन ज़रूरत थी, ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो मैं कुछ करूं बोल के फूड के साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा हूं। ऐसा 2 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई करता हूं। सप्लाई करने से कई लोग, मेरे फ्रेंड्स खुद 15 लोग मर गए हैं कोविड की वजह से। जो भी डोनर्स है अपने घर में खाना बना के हमारे को देते हैं, वो खाना लेके मेरे पास आता है। वो खाना लेके हम गरीबों को या हॉस्पिटल के बाहर हॉस्पिटल के अटेंडेंस है उनको देते हैं। और ये ऑक्सीजन आके अभी हॉस्पिटल में कई वेंडर से हम बात करते हैं, उधर जाते हैं, जाके वो लंबा प्रोसेस है ऑक्सीजन फिलिंग करने का। सुबह गए तो शाम तक होता है, फिलिंग करके आते हैं, आके इधर सेटिंग करते हैं। आई एम लर्न फ्रॉम पीपल लेसन। अगर ऐसा पैंडमिक आ गया, कुछ भी आ गया, एक दूसरे से दूर नहीं, एक दूसरे के साथ देना है। ईच वन हेल्प वन। आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम हेल्पिंग मोर पीपल। बिकॉज किसी की जान बचाने में कितना हैप्पी, मैं किसी का खाना पेट भरता हूँ ना, बहुत खुशी मिलती है। किसी की जान बच गया मेरे वजह से, मैं उसके हर टाइम हंसते रहेगा तो उसके फेस में मैं ही दिखूँगा।